नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं 21 मई 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्या क्या प्रमुख घटनाएं हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना आज हमारे सामने है, जहां पर जन भागीदारी अभियान चलाया जा रहा है जनजाति गरिमा उत्सव के रूप में। जनजाति गरिमा उत्सव के रूप में ये जन भागीदारी अभियान है, जिसका आयोजन 18 से 25 मई 2026 के बीच किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ जनजाति गांवों तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं सुशासन त्यौहार चल रहा है, उसी सुशासन त्यौहार के तर्ज पर ये जन भागीदारी अभियान जनजाति गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अभियान की थीम रखी गई है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले। ठीक है, कहाँ चलेगा ये अभियान? तो याद रखिएगा, जितने भी पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आने वाले ग्राम हैं, उन सभी में ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या क्या प्रमुख गतिविधियां हैं ये समझ लेते हैं। इसमें जो भी सेवाएं हैं उनकी संतृप्ति कार्यक्रम को रखा गया है कि क्या क्या सेवाएं आपको चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपको करके दिया जाएगा। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य की जांच करना और बाकी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यदि कोई समस्या है किसी की तो वो अपनी समस्या का निराकरण कर सकता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी इसमें मुख्य रूप से प्रदान की जाएगी कि क्या क्या सरकारी योजनाएं अभी वर्तमान में चालू हैं, किस किस विभाग में, उन सब की जानकारी दिया जाएगा। और इसके अलावा शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। जो भी शिकायतें होंगी जन सामान्य की, उसको तुरंत निराकरण दिया जाएगा इस अभियान के तहत। क्या विशेष बात है इसमें तो समझिएगा, आदि कर्मयोगी अभियान के सेवा केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और प्रगति रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। मतलब ये जो कार्यक्रम है वो सेवा केंद्रों, जिनको हम आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जो सेवा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर ये संचालित होंगे और यहीं पर इसकी प्रगति रिपोर्ट भी बनाई जाएगी कि ये कैसा चल रहा है। कलेक्टर ने नागरिकों से अधिक भागीदारी की अपील की है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके, उनको इसकी जानकारी दी जा सके और इस एरिया में जो भी आ रहे हैं उन तक इसका लाभ पहुंच सके। तो ये आप याद रखेंगे कि ये अभियान बस्तर के क्षेत्र में मुख्य रूप से चलाया जा रहा है और ऐसे सभी स्थान पर जहां पर पीएम जनमन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के अंतर्गत जो ग्राम सेलेक्ट किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उन पे ये अभियान चलाया जा रहा है। आगे देख रहे हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर, एथेनॉल की स्थिति छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चा में है अभी एथेनॉल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में एथेनॉल की क्या स्थिति है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। हरित ऊर्जा की ओर छत्तीसगढ़ का ये मजबूत कदम है, जिसमें ये जो एथेनॉल है ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एथेनॉल एक स्वच्छ, नवीनीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, जिसे गन्ना, मक्का, धान, जिसे टूटा चावल बोलते हैं, या कसावा, स्वीट सोरघम आदि फसलों से बनाया जाता है। यह पेट्रोल में मिलाकर उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। देखते हैं कि ये क्या है, चर्चा में क्यों है। यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करना है। पेट्रोल में लगभग 20% आपका क्या मिला रहेगा, एथेनॉल मिला रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की दिशा में तेजी लाई है, जिसके कारण ये वापस से चर्चा में आ गया है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत के लिए एथेनॉल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उत्पादन हम स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बढ़ावा देने की बात चल रही। किसानों को नई बाजार उपलब्धता और अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिल जाएगा इससे। पर्यावरण संरक्षण, एथेनॉल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जो जलवायु परिवर्तन लड़ने में सहायक है। छत्तीसगढ़ में नए एथेनॉल प्लांट्स की स्थापना और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में यह विषय लगातार सुर्खियों में है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में एथेनॉल का उत्पादन प्लांट कहाँ पर है, इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला प्लांट हम देख रहे हैं बालोद एथेनॉल प्लांट, बालोद जिला में है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसकी वर्तमान क्षमता 60 KLPD है, किलो लीटर पर डे है। लगभग 60,000 लीटर प्रतिदिन इसमें एथेनॉल का उत्पादन होगा, जिसमें कच्चे माल के रूप में मक्का का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी जो प्रमुख कंपनी है वो एल्केम डिस्टिलरीज लिमिटेड है। इसकी स्थिति ऐसी है कि ये अभी कार्यरत दिखाई देता है हमको। और विशेषता क्या है कि छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी आने वाले समय में आपको किसी न किसी एग्जाम में
इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देंगे कि एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है और मक्का से संचालित होने वाला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है, क्योंकि ये नया स्थापित हुआ है बालोद में, इसलिए इसको याद रखिएगा। दूसरा एथेनॉल प्लांट हमको दिखाई दे रहा है सरगुजा एथेनॉल प्लांट, अंबिकापुर सरगुजा में है। 2022 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी जो क्षमता है वो 100 KLPD की है। 1 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा एथेनॉल का। अगर इसमें कच्चा माल देखें तो मक्का और टूटा चावल का प्रयोग करके एथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसकी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसकी स्थिति की 2022 से इसमें उत्पादन प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है और मक्का और धान पर आधारित एथेनॉल प्लांट है, ये याद रखिएगा। वहीं आगे बात करें तो रायपुर एथेनॉल प्लांट हमको दिखाई देता है। आरंग रायपुर में इसकी स्थापना की गई है 2023 में। 100 KLPD इसकी क्षमता है, लगभग 1 लाख लीटर प्रतिदिन इसका उत्पादन होगा। ये भी मक्का और टूटे चावल से बनाया जा रहा है। 2023 से इसमें उत्पादन चालू है और आधुनिक तकनीक से लय से उच्च गुणवत्ता वाला एथेनॉल प्लांट है, जो कि रायपुर में आरंग में स्थापित किया गया है। अगर आप देखें कि एथेनॉल के लिए कच्चा रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, तो या तो वो मक्के से बनाया जाता है, या तो धान या टूटे चावल से बनाया जा सकता है, गन्ने से बनाया जा सकता है, कसावा एक प्रकार का फल होता है जिससे ये बनाया जा सकता है, या स्वीट सोरगम करके एक फल होता है, इससे ये बनाया जा सकता है। तो ये वर्तमान स्थिति है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जितने भी शक्कर कारखाने हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर भी एथेनॉल प्लांट सह उत्पादन के रूप में लगाया गया है, जहाँ की क्षमता हम जब छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते ही हैं। तो ये एक्स्ट्रा हमको याद रखना है उनके साथ साथ। आगे देखिएगा, एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य 2030 तक 20% था, जिसकी घोषणा हो चुकी है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको 20% ये दिखाई देगा। और कहाँ कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। बालोद का एथेनॉल प्लांट मैं आपको बता दिया, 60 KLPD की स्थापना हो चुकी है और उत्पादन प्रारंभ है। सरगुजा एथेनॉल प्लांट 100 KLPD, रायपुर एथेनॉल प्लांट है और कई नई परियोजनाएं जो है इसके प्रस्तावित हैं, जिनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। ये आपके मैप के थ्रू भी बता दिया, सरगुजा, रायपुर और बालोद में अभी है। इसके लाभ क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। किसानों को फसलों का बेहतर मूल्य और नई बाजार उपलब्धता है। कच्चे तेल आयात में कमी और विदेशी मुद्रा में बचत है। पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण में कमी और स्वच्छ ईंधन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरित सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भारत की देश की महत्वपूर्ण कदम के रूप में ये सामने आ रही है। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बनने वाले एथेनॉल प्लांट और कहाँ कहाँ पर अभी बनेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट रामेपुर भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना कबीरधाम, वर्तमान में ये बंद हो चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बनने वाले एथेनॉल प्लांट और कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे, तो याद रखिएगा बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, रायगढ़, सरगुजा और बिलासपुर। यहाँ पर इनको और स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। देखते हैं कि आने वाले समय में कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले एथेनॉल प्लांट रामेपुर और भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाने कबीरधाम में ये लगाया गया था, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। आगे देखिएगा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये जो आपको दिखाई दे रही है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है जो देश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा की नई क्रांति लाएगी। मुख्य तथ्य देख लेते हैं इसके। तो ये मार्ग देखिए, मैं आपको बताया कि मुंबई महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात तक चलेगी। कुल लंबाई इसकी 508 किलोमीटर है और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड होगी, अधिकतम गति होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापान की सिकानेंस तकनीक पर यह आधारित होगी और ये जो परियोजना की एजेंसी है वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको चलाया जाएगा। आप ये इसका रूट मैप देख सकते हैं कि अहमदाबाद से साबरमती, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, थाने और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी मुंबई। इसमें सहयोगी देश हमारा जापान है, जिसकी सहायता से हम ये स्थापित करेंगे। कुल 12 स्टेशन होंगे इसमें, जो कि आपके सामने थे, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भारूच, बड़ोदरा, आनंद, साबरमती और अहमदाबाद, ये 12 स्टेशन हैं। समुद्र के नीचे सुरंग के माध्यम से ये ट्रैवल करेगी, ये भी आपके लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना का लाभ क्या होगा, तो यात्रा का समय बहुत कम होगा, सुरक्षित, तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा हो पाएगी। क्षेत्रीय विकास, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्नत तकनीक और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इससे होगा और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बन पाएगी। वर्तमान में आप अगर
यहाँ ट्रैवल करेंगे मुंबई से अहमदाबाद तो आपको 7 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन से लगभग 2 से 3 घंटे में ये जो दूरी है वो आप तय कर सकते हैं। क्या है जापान की शिकानेंस तकनीक, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। शिकानेंस दुनिया की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद हाई स्पीड रेल तकनीक है। जापान का लगभग 60 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव इस परियोजना को लागू करने में रहा है और उसी का उपयोग करके हम छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, इंडिया में भी इस योजना को लागू करने वाले हैं। तो याद रखिए कहाँ पे चलाई जा रही है, तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 12 स्टेशनों के बीच ये ट्रेन जो है 508 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये है गुणवीर सिंह। गुणवीर सिंह केंद्रीय बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में, ईडी के रूप में कार्य करेंगे। अब भारतीय रिजर्व बैंक के गुणवीर सिंह को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। गुणवीर सिंह जी को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और अब वो निदेशक के पद पर कार्य करेंगे। उनके पास बैंकिंग पर्यवेक्षण और जोखिम निगरानी का 30 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है। तो ये आपके सामने इनकी फ़ोटो है, ये याद रखिएगा कि गुणवीर सिंह को क्या बनाया गया है, कार्यकारी निदेशक बनाया गया। हो सकता है आने वाले समय में ये निदेशक के पद पर परमानेंट हो जाए। आगे देख रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आवेदक को बताना होगा कि उनके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या नहीं है, ये बताए बिना आप एंट्री नहीं ले सकते। पासपोर्ट होने पर नागरिकता मंजूर होने के 15 दिन में इसको जमा करना होगा। यह 31 दिसंबर 2014 तक लाए गए लोगों पर लागू है। वैसे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि किस से संबंधित संशोधन किए गए हैं नागरिकता के कानून में। तो याद रखिएगा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, बताना होगा कि उनके पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या नहीं है। आगे देखिएगा, नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री को विशेष सम्मान दिया गया है। मोदी जी लगातार विदेशी यात्रा पर हैं और लगातार सम्मान उनको मिल रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजेरियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इससे इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंध को मजबूत करने और द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह नॉर्वे का एक प्रतिष्ठित राजकीय सम्मान है जो देश और समाज के लिए विशेष योगदान देने वालों को प्रदान किया जाता है। भारत और नॉर्वे मिलकर एक सतत नवाचारी और समृद्ध भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री, इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नाइजीरियन सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है, जहां पर भारत नॉर्वे विज्ञान, तकनीकी और नवाचार से जुड़ी 5 बड़ी समझौतों को बताया गया है। जहां पर स्वच्छ ऊर्जा और हरित बदलाव, जहां पर स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री तकनीक और हरित परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। पवन ऊर्जा एवं समुद्री जो ऊर्जा तकनीक है उनको बढ़ावा देने पर बात चल रही है। पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा तकनीकों को मजबूती देने पर सहमति बनी है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग करने की बात हुई है। विज्ञान, तकनीक, डिजिटल नवाचार और अनुसंधान में हमको सहयोग मिलेगा और हम उनको सहयोग करेंगे। समुद्री क्षेत्र में साझेदारी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, जैसे समुद्री परिवर्तन, बंदरगाह और ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री हमारे। ये तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है जो कि 19 मई को आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसको आयोजित किया जा रहा है। नॉर्डिक क्षेत्र में मुख्य रूप से 5 प्रमुख देश हैं, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इसके अलावा ग्रीनलैंड, फैरो द्वीप समूह, जिसमें डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र आते हैं, ऑलैंड, फिनलैंड के स्वायत्त क्षेत्र भी इस क्षेत्र में हिस्सा बने हैं। नॉर्डिक शब्द एक फ्रेंच शब्द से आया है जिसका अर्थ उत्तरी होता है। ये सभी देश उत्तरी यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित देश हैं जिसका सम्मेलन, नॉर्डिक सम्मेलन आयोजित हुआ है 19 मई 2026 को। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। आगे देखिएगा, दुनिया का इकलौता आइलैंड जहां नहीं चलती इंसानों की हुकूमत, AI सरकार चलाती है और पूरा प्रशासन भी AI चलाती है। नागरिकता के लिए कतार में है लगभग 12,000 लोग। ठीक है, सेंसी आइलैंड AI गवर्नड है। इसको देखिएगा,
AI बेस्ड निर्णय लिए जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर नागरिक बनना चाह रहे हैं और पारदर्शी और तेज सिस्टम लाया जा रहा है। कहाँ पर है ये समझते हैं। फिलीपींस के एक द्वीप पर AI सरकार स्टैब्लिश की है। कैबिनेट ने गांधी और मंडेला जैसे 17 डिजिटल अवतार, 12,000 लोग ई नागरिक बनने को तैयार हैं। पालावन द्वीप समूह में फिलहाल सिर्फ एक केयर टेकर रहता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां फैसले इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले तो वो देश कैसा होगा, कितना पारदर्शी होगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो कैसे चलेंगी, तो AI सिस्टम से चलेंगी। तो ये कौन सा द्वीप समूह है, तो याद रखिएगा पालावन द्वीप समूह है जो कि फिलीपींस में है, याद रखिएगा। ये आपके नज़दीकी बुक शॉप में उपलब्ध कुछ पुस्तकें हैं जो हमारे संस्थान के द्वारा निकाली गई हैं। ऐसी ही पुस्तकों को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी बुक शॉप में संपर्क कर सकते हैं और बहुत जल्द आपके सामने करेंट अफेयर्स की बुक और छत्तीसगढ़ की बुक के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा और उससे भी रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताते चलूँगा जैसे ही हम करेंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। कुछ समय में आपके लिए मैं छत्तीसगढ़ की कुछ क्लासेस भी लेके आऊँगा जिन टॉपिक्स पे आपको डाउट है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करना ना भूलिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।